आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। मेरे चैनल में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि भारत के इतिहास से रिलेटेड वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में जो इंडियन हिस्ट्री है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। लास्ट में एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो रियासतों का भारत संघ में विलय, जिसको मैं बहुत ही जल्दी करवा दूंगा। तो जितने भी बच्चे हिस्ट्री के वीडियोस देखते हैं वो अक्सर कॉमेंट करते हैं कि सर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करवाइए। मैं पहले करवा भी रहा था, जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था, काफी सारे बच्चे उसको पसंद भी कर रहे थे। तो इस वाले सीरीज को मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, जिसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसके लिए जो है स्पेशली ये क्वेश्चंस होंगे। जो भी मतलब नेट की तैयारी कर रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये जो वीडियो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं जो अधिकतर क्वेश्चंस हैं वो पुराने क्वेश्चन पेपर से ही लेता हूं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली जो सीरीज है आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि सीरीज को मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊं, मतलब कि क्या कुछ इसमें मैं चेंजेस करूं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पुराणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन आपको जो नेट हो गया, सेट हो गया, उसमें काफी आपको देखने को मिलेगा। तो पुराण जो कि हमारे भारत के जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। पहला दिया है ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। तो पॉइंट जो भी है ना उसको आप लोग याद रखेंगे कि जो पुराण है ना उसमें ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है, बोल रहा है। ये बिल्कुल सही है। पुराण में हमको जो भी ऐतिहासिक कथाएं हैं ना, जिसका आपको पुरातात्विक प्रमाण उतना देखने को नहीं मिलेगा, जिसको हम कहते हैं क्या कहना चाहिए, ऐतिहासिक कथा उसको कहेंगे। पुरातात्विक प्रमाण बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो क्रमबद्ध विवरण है हमको पुराण में देखने को मिलता है। दूसरा बोल रहा है पुराणों से राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा भी, पुराणों से राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि किस प्राचीन ग्रंथ से राजाओं की वंशावली मिलती है, तो पुराणों से। जैसे कि वायु पुराण है, जिसमें हमको शुंग वंश, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो मत्स्य पुराण है उसमें हमको सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो वैसे ही अगला दिया है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, ये भी सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण है, तो आखिरी वाला ही गलत होगा। पुराणों का संकलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्ण हुआ, तो यही गलत है। क्या बोल रहा है कि पुराणों का संकलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्ण हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तात्पर्य जब भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आविर्भाव हुआ, उसी समय पुराणों का संकलन पूर्ण हुआ, बोल रहा है इस कथन के अनुसार, जो कि पूर्णतः गलत है। पुराणों का जो संकलन है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग आरंभ हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण अस्तित्व में आ गए थे। मतलब कि इस समय तक जो है पुराण लिखना आरंभ हो चुका था, जो कि आगामी आने वाले लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईसवी तक जारी रहा। मतलब जो गुप्त काल है ना, वहां तक जो है पुराणों का संकलन जारी रहा। क्योंकि देखो पुराणों में गुप्तों के विषय में भी जानकारी मिलती है, तो उनके समय में भी इसका संकलन हुआ होगा ना, तभी तो गुप्तों के बारे में लिखा गया होगा। तो यहां पर जो द है ये आपका गलत होगा, मतलब कि सत्य नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हरिसेन किस पद पर कार्यरत था? हरिसेन कौन था भाई? तो ये जो हरिसेन है ये गुप्त सम्राट, एक गुप्त सम्राट हुए समुद्रगुप्त, उसका जो है दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिएगा जो ये जो समुद्रगुप्त है, भारत के महानतम शासकों में इनकी गणना होती है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार किया था और भारत के बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया था।
पूरे दक्षिण को जीत लिया था ना समुद्रगुप्त ने। तो जो समुद्रगुप्त है इसने एक अभिलेख, एक प्रशस्ति जारी करवाया था जिसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। और इस प्रयाग प्रशस्ति मतलब कि इस अभिलेख की जो रचना की थी, मतलब समुद्रगुप्त ने इसकी रचना करवाई थी, लेकिन उसको तैयार करवाने वाला, क्योंकि समुद्रगुप्त खुद थोड़ी ना जाएगा उसको क्या लिखवाना है क्या करवाना है, वो थोड़ी ना जाएगा, वो किसी आदमी को भेजेगा। तो समुद्रगुप्त ने किसको नियुक्त किया था? अपने दरबारी कवि हरिशेन को। तो हरिशेन जो कि एक कवि था, तो उसने जो है इस प्रयाग प्रशस्ति में बड़े ही काव्यात्मक तरीके से जो है लेख तैयार करवाया था। तो ये प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। इसके अलावा यहां प्रश्न कर रहा है कि हरिशेन किस पद पर कार्यरत था। तो हरिशेन दरबारी कवि होने के साथ साथ इसके पास कुछ प्रशासनिक पद भी थे। कौन कौन से प्रशासनिक पद थे? तो देखो इसके पास ना 3 प्रशासनिक पद थे। गुप्त काल में ना कई ऐसे अधिकारी हुए हैं, कई ऐसे मंत्री हुए हैं जिनके पास एक से अनेक पद हुआ करते थे। जैसे कि हरिशेन के पास कुमार मात्य का पद था, महादंड नायक का पद था, संधि विग्रहक इसका भी पद था। मतलब जो कुमार मात्य, महादंड नायक, संधि विग्रहक, ये 3 पद जो हैं हरिशेन के पास थे। अगर मैं इन पदों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो जो कुमार मात्य है वो अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग होता था जिसको उच्च से उच्च पद दिया जाता था, या हम ये कह सकते हैं कुमार मात्य कोई प्रशासनिक पद न होकर के वो एक क्लास होता था, एक वर्ग होता था। अगर कोई कुमार मात्य बन गया तो उसको जो है उच्च से उच्च पद दिया जाएगा, कोई सा भी, मतलब जो एकदम खास है राजा का। जैसे कि जो भी मतलब युवराज हो गए, राजकुमार हो गए, वो लोग कुमार मात्य बनेंगे, या फिर राज परिवार के सदस्य, या फिर राजा का बहुत ज्यादा खास, जैसे कि हरिशेन समुद्रगुप्त का बहुत ज्यादा खास था तो इसको कुमार मात्य बना दिया गया। तो जो कुमार मात्य होगा उसको बड़े से बड़ा पद मिलेगा। तो इनको जो है ना महादंड नायक और संधि विग्रहक, ये 2 पद और मिले थे। तो कुमार मात्य, महादंड नायक और संधि विग्रहक, ये 3 पद जो हैं हरिशेन के पास थे। और साथ ही साथ राजकवि, दरबारी कवि भी थे ये, तो ये भी ध्यान रखेंगे। महादंड नायक न्यायाधीश होता था, संधि विग्रहक जो है युद्ध व शांति का मंत्री होता था। हरिशेन के पिता का नाम याद रखेंगे जो कि थे इस समय मंत्री, ध्रुव मूर्ति, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्रुव मूर्ति जो हरिशेन के पिता थे। तो 1, 2, 3 आपका उत्तर होगा कूट। थोड़ा सा मैं शायद टाइम ज्यादा ले रहा हूं, आप बताइएगा कमेंट करके कि टाइम ज्यादा लेना चाहिए या फिर फटाफट बताना चाहिए। थोड़ा सा डिस्क्राइब तो करना चाहिए ना, तभी तो बनेगा। अगला है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 इसमें जोड़ा दिया हुआ है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। देखते हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो ये जो है ना इसके समय में क्या हुआ था, ये लगभग 1870-72 के आसपास में भारत का वायसराय था। तो इसके समय में प्रायोगिक जनगणना हुई थी। मतलब अच्छा, कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो ठीक है, प्रायोगिक जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है ये। हाँ, उस बाद लॉर्ड लिटन, इसके समय में आया था भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये 1878 में आया था लॉर्ड लिटन। थोड़ा सा ये अलग टाइप का था ना, कुख्यात था। लॉर्ड रिपन, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ठीक है, ये भी 1881 में आया था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी, ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार, भाई ये गलत है, क्योंकि जो ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार है ये हुआ था डफरिन के समय। डफरिन 1885 में हुआ था ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार। जो बर्मा है उसका विलय भारत में किया गया था। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था, कब हुआ था, किसको मिलाया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा द, ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है। 1857 की क्रांति के पूर्व हुए विद्रोह व गवर्नर जनरल। तो 1857 के क्रांति के पहले काफी सारे विद्रोह हुए थे, और यहां जितने भी विद्रोह हुए हैं दिया गया है वो सब सैन्य विद्रोह हैं, सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ी गलत है ये आपने बताना है। तो देखते हैं भाई कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया है बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, ये जो है ना बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, ठीक है, ये एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ था 1824 में।
1824 में हुआ था एमहर्स्ट के समय। क्या था कि जो बैरकपुर है ना, वहां के सैनिकों को आदेश हुआ कि उनको लड़ने के लिए बर्मा जाना है समुद्र के रास्ते। सैनिकों ने मना कर दिया कि भाई हम लोग जो है समुद्र को लांघ करके नहीं जा सकते, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने मना किया, विद्रोह कर दिया। तो जितने भी सैनिकों ने विद्रोह किया था फिर उनकी खैर नहीं थी, मतलब जो अंग्रेज थे भाई उन्होंने बुरी तरह से दमन कर दिया। तो 1824 में हुआ था, ये ठीक है पहला वाला। अगला दिया है वेल्लोर का सैन्य विद्रोह। वेल्लोर का सैन्य विद्रोह हुआ था 1806 में। ये जो वेल्लोर है ना, ये दक्षिण भारत में मद्रास में है वेल्लोर। और 1806 में, अच्छा हाँ ठीक 1806 में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो, यहां पर दिया है विलियम बेंटिक, ये गलत है भाई। जॉर्ज बार्लो ये जो है 1806 में गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल बोल रहा है ना, तो 1824 में जॉर्ज बार्लो ये जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था। और इसी के समय में वेल्लोर का सैन्य विद्रोह हुआ मद्रास में। अब यहां एक मजे की बात ध्यान रखना, तो ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा ब। अब यहां एक चीज ध्यान रखना कि ये जो वेल्लोर है ये मद्रास प्रांत में आता था उस समय। तो मद्रास का जो गवर्नर था वो था विलियम बेंटिक। देखो, जो बंगाल का गवर्नर होता था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था, मतलब कि पूरे भारत का नहीं। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, भारत में जितने भी स्थानों पर अंग्रेजों के ठिकाने थे इस समय तक, उन क्षेत्रों का वह हेड होता था। और जो दूसरे जो प्रांत थे जैसे कि मद्रास था, बंबई था, तो वहां के अलग गवर्नर होते थे। तो मद्रास का गवर्नर उस समय था विलियम बेंटिक, खाली मद्रास का। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज बार्लो। तो यहां पर गवर्नर और गवर्नर जनरल, इसमें आप लोग डिफरेंस समझ रहे होंगे। जो गवर्नर जनरल होता था वो हेड होता था, और जो गवर्नर होता था वो गवर्नर जनरल के नीचे होता था, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया का ही होता था। और गवर्नर जनरल लगभग पूरे ब्रिटिश क्षेत्रों का। तो विलियम बेंटिक ये मद्रास का गवर्नर जनरल था जिसके समय में वेल्लोर का विद्रोह हुआ। और बंगाल का गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो, चूंकि यहां पर बंगाल का पूछा है। तो यही जो है आपका ब जो है सही होगा, मतलब उत्तर होगा ब, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला भी देख लेते हैं, सोलापुर का सैन्य विद्रोह। ये हुआ था भाई 1838 में ऑकलैंड के समय में, ठीक है। गोविंदगढ़ का सैन्य विद्रोह डलहौजी के टाइम पे हुआ था 1849-50 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। तो देखिएगा, सम्राट अशोक ये जो है ना, मतलब अपना क्या कहना चाहिए, जो पहला भारत का पहला शासक था जिसने क्या कहते हैं, अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य किया था अशोक। तो अशोक के अभिलेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और इसके जो है ना, जो 14 अध्यादेश थे या फिर 14 आदेश थे, वो 8 अभिलेखों में 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं इसके 14 अध्यादेश। और इन्हीं 8 को जो है बोला जाता है वृहत शिलालेख। अब यहां बोल रहा है कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुआ है। तो यहां जो कालसी है, गिरनार है, ये ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुआ है, ब्राह्मी। और ये जो मानसेहरा शाहबाजगढ़ी, ये खरोष्ठी। देखो, इसको समझने का एक आसान सा तरीका है। हमारा जो भारत है, ये आप समझ लो, ये हमारा भारत हो गया। माफी चाहूंगा, इसको मैं फिर से तैयार करता हूं। ये हमारा भारत, ऐसे कुछ इस तरफ जो है ना बांग्लादेश, ये वाला बांग्लादेश, इस तरफ पाकिस्तान। तो हमारा जो भारत है, भारत में जितने भी अभिलेख अशोक के मिले हैं वो मिले हैं ब्राह्मी लिपि में। और भारत के बाहर पाकिस्तान क्षेत्र से जितने भी अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। तो ये जो 8 वृहद शिलालेख है ना, 8 वृहद शिलालेख है, उनमें से 2 मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये जो है पाकिस्तान से मिले हैं और इनकी लिपि है खरोष्ठी। और बाकी के 6 जिसमें कालसी, गिरनार, सोपारा, एररगुड़ी, धौली, जौगढ़, ये बाकी के जो 6 अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ध्यान रखना, ब्राह्मी ऐसे लिखेंगे क्या, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बाकी के कालसी, गिरनार, सोपारा, एररगुड़ी, धौली, जौगढ़, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, ये दोनों जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, पाकिस्तान से मिले, मतलब 3 और 4।
अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन देवताओं को ख्याति प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल, देखो जो वैदिक काल है, वैदिक पीरियड, इसको जो है दो भाग में बांटा गया है वैदिक काल को। एक आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है या उसको पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है या फिर पूर्व वैदिक काल, उसमें जो इंद्र है ना, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंद्र जो है प्रमुख देवता हुआ करते थे पूर्व वैदिक काल में, मतलब कि ऋग्वैदिक काल में। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, बाद के समय में, देखो 1500 से लेकर के 1000, ये जो है ऋग्वैदिक काल है या फिर पूर्व वैदिक काल। उसके बाद 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ये जो समय है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ये ऋग्वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल मतलब बाद के काल में जो है ना, प्रजापति, ब्रह्मा, हाँ ये, उसके बाद रुद्र मतलब शिव, विष्णु, ये तीनों जो है प्रसिद्ध हो गए। कौन कौन? प्रजापति, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, मतलब जिनको हम त्रिमूर्ति बोलते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये जो है इस कालखंड में प्रसिद्ध हुए। बाकी जो पहले है ना 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में, उस समय इंद्र, वरुण, ये सब का काफी चलता था। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, तो जोड़ी मिलाना है। एक तरफ जो है ना मराठा, वो दिया हुआ है मराठा नायक, क्या कहना चाहिए, जो मराठा सरदार, दूसरे तरफ उनका क्षेत्र। तो देखो भोसला, जो भोसला थे ये भाई नागपुर से रिलेटेड है, नागपुर में इन्होंने रूल किया। गायकवाड़ जो है वडोदरा। सिंधिया कहां से थे भाई? तो सिंधिया थे आपके ग्वालियर में, और होलकर थे इंदौर में। तो क्या कूट बनेगा आपका? 3 4, उसके बाद 2 1, 3 4 2 1, ये जो है आपका कूट बनेगा 3 4 2 1। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग बिल्कुल मतलब इग्नोर मत करिएगा। तो 3 4 1 2 ये जो है आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 4 1 2, सॉरी 3 4 2 1 ना, भोसला का नागपुर, गायकवाड़ का वडोदरा, ग्वालियर, हाँ 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा युद्ध मराठा और निजाम के मध्य नहीं हुआ था। तो भाई निम्न में से कौन सा युद्ध मराठा और निजाम के मध्य नहीं हुआ था, यह आपको बताना है। तो देखते हैं, खेड़ा का युद्ध ये हुआ था भाई 1707 में। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। और ये जो युद्ध है ना, मराठों के मध्य आपसी कलह के कारण हुआ था, मतलब मराठों के बीच ही हुआ था, एक तरह से कहना चाहिए मराठों के मध्य गृह युद्ध था ये। तो इसमें जो है हैदराबाद के निजाम का कोई रोल नहीं था, निजाम हैदराबाद का था। तो यही आपका उत्तर होगा, जो है आपका उत्तर होगा, यही नहीं हुआ था। बाकी देख लेते हैं, बाकी को भी। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। इस समय जो मराठा पेशवा थे वो थे भाई बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम और जो हैदराबाद का निजाम था उसके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें निजाम बुरी तरह हार गया। मुंगी सिवगांव की संधि हुई थी ना पालखेड़ा के युद्ध के बाद। उदगीर का युद्ध ये हुआ था भाई 1760 में। इसमें जो है ना सदाशिवराव भाऊ, जिसने अपने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था, उसने जो है यहां पर निजाम को बुरी तरह से हराया था। खुर्दा का युद्ध ये लड़ा गया था 1795 में। तो ये 3 युद्ध मराठों और निजाम के बीच हुए थे, और इन तीनों युद्धों में निजाम की बुरी तरह से हार हुई थी। मतलब भाई एकदम छीछा लेदर हो गया था, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो यहां उत्तर होगा आपका खेड़ा का युद्ध। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत का राजा और राजवंश सुमेलित है, मतलब कौन सी जोड़ी सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है ना काफी पूछे जाते हैं। आप चाहे नेट दो, सेट दो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर दो, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। बाकी जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है वो ना कुछ कुछ स्टेट में थोड़े से सरल होते हैं, कुछ जगह थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है, थोड़ा सरल ही होता है टीजीटी पीजीटी।
देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वसुज्येष्ठ शुंग, ये ठीक है। वसुज्येष्ठ ये जो है ना अग्निमित्र, देखो सबसे पहला कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद आया अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद आता है वसुज्येष्ठ। तो ये सुमेलित है, तो कौन सुमेलित है यही बताना था ना, तो यही आपका उत्तर होगा। बाकी 3 गलत होंगे, देख लेते हैं। मिलिंद, मिलिंद जिसका नाम मिलता है मिनांडर, इतिहास में मिनांडर, भारत में उसको मिलिंद कहा जाता है। इसने एक किताब भी लिखी थी ना, मिलिंद पन्हो। तो ये शक वंश से नहीं था, हिंद यवन था। क्या था? हिंद यवन। अगला दिया है रुद्रदामन, भाई ये शक था, रुद्रदामन शक क्षत्रप था ना। करिकाल ये चोल था, चोल शासक, प्रारंभिक चोल शासक। तो अ जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत का विद्वान एवं उसकी रचना सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी भर भर के पूछे जाते हैं। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, इनकी रचना है, भाई बिल्कुल ठीक है। कालिदास कुमार संभव, ठीक है ये भी। हर्ष चरित, नैषध चरित, गलत है ये। जो नैषध चरित है इसकी रचना की थी श्री हर्ष ने। श्री हर्ष और हर्षवर्धन ये अलग अलग है। जो हर्षवर्धन है भाई ये तो 7वीं शताब्दी में शासक हुए थे, और जो श्रीहर्ष है ये तो 11वीं शताब्दी वाले हैं, काफी टाइम था। भास स्वप्न वासव दत्तम, ठीक है ये। हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं हर्षवर्धन की, नाम याद रखना। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये भी काफी बार पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है, किताबें हैं और राइटर। आप जैसे नेट या सेट का एग्जाम देंगे ना, तो आपको ऐसे किताब, राइटर ये पूछा ही जाएगा। अनहैप्पी इंडिया, तो भाई किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने। दुखी भारत है हिंदी में। इंडिया डिवाइडेड, भारत विभाजन, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सरोजनी नायडू की रचना है। तो यहां आपका कूट बन रहा है 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 और क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया है? कृष्णदेव राय ये जो है विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, और भारत के महानतम शासकों में इनकी गणना होती है। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, शुलुव, तुलुव और आरविडु। मैं लिख देता हूं, नाम थोड़े अटपटे हैं। संगम ये सबसे पहला वंश है, उसके बाद सुलुव, सुलुव को सालू भी लिखा जाता है, सुलुव, उसके बाद तुलुव, तुलुव, उसके बाद अरविडु, अरविडु या फिर आरविडु। तो ये 4 वंशों ने विजयनगर में शासन किया, संगम, सुलुव, तुलुव, अरविडु। ये भी पूछा जाता है इनका क्रम भी, कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था। तो संगम, सुलुव, तुलुव, अरविडु। तो जो कृष्णदेव राय थे ये तुलु वंश से थे। किस वंश से थे? तुलु वंश से थे कृष्णदेव राय। ये भी काफी बार पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय ने किस चीज का निर्माण नहीं करवाया था? नागलपुर नामक नगर की स्थापना इन्होंने करवाई थी, हजारा देवी का मंदिर भी बनवाया था, विठल स्वामी का मंदिर भी बनवाया था, लेकिन जो शिव मंदिर है विजयनगर में इसका निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था। तो आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का अब तक प्राप्त सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो भाई हड़प्पा सभ्यता जहां से बहुत सारे भवन प्राप्त हुए हैं ना, अलग अलग तरह की, स्नानागार, अन्नागार, पुरोहितावास और भी पता नहीं क्या क्या। तो सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है ना, वो सबसे बड़ा है अभी तक का जो मिला है उसमें। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार ये जो है सबसे बड़ा है। बाकी जो स्नानागार है भाई वो तो अलग चीज है। जो भवन की बात करेगा तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा है, सबसे विशाल का है, जहां पर ये लोग अपना अनाज वगैरह कलेक्ट करके रखते रहे होंगे। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के लिए। बाकी आप लोग जो है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जितने भी बच्चे नेट, टेट या फिर मतलब सेट इस टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उनके लिए ना ये वाला जो वीडियो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसको रेगुलर रखूंगा। बाकी आप लोगों के कमेंट देखूंगा किस तरह के आपके रिएक्शन होंगे। वैसे मेरे चैनल पर हिस्ट्री का सारा कुछ
हो चुका है, मतलब पूरा जो हिस्ट्री है मैंने कवर करवा दिया है। एक टॉपिक बचा है रियासतों का भारत संघ में विलय, 1-2 दिन में वो वाला वीडियो भी आ जाएगा। काफी बच्चे उस वीडियो के बारे में भी पूछ रहे थे। और बाकी काफी सारे जो बीच बीच के टॉपिक हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ अपडेट करना है तो आप लोग वो भी बताइएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो मेरे हिस्ट्री के वीडियोस को काफी पसंद करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।